बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और न्यू वीडियो के साथ हम अपने कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिंपली क्या देखा था, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखी थी, कंस्ट्रक्टर रिकॉल देखा था और हमने बड़ी डिटेल में वैसे भी कंस्ट्रक्टर को पढ़ लिया। दो पार्ट्स हो गए थे कंस्ट्रक्टर के। अगर तो आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर तो आपने ये पहले से कॉन्सेप्ट पढ़े भी हुए हैं तब भी आप इनको देखें, कोई ना कोई एक्स्ट्रा नॉलेज आपको सीखने को जरूर मिल जाएगा। आप क्या करो, सिंपली प्लेलिस्ट में जाकर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। मेरी नॉर्मली कोशिश होती है कि मैं वीडियो को थोड़ा सा डिटेल और एक्सप्लेन करके ज्यादातर एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊं ताकि आपको अच्छे से नॉलेज ट्रांसफर हो जाए। अगर तो आपने ये कॉन्सेप्ट्स वगैरह पहले भी पढ़े हुए हैं तो आप इनको दोबारा से देख सकते हो। इसके अंदर काफी कुछ ऐसा होता है कि आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिल जाता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो के अंदर हमने सिंपली देखना है कि आप दिस कीवर्ड को अपनी क्लास के अंदर किस तरह यूज करते हैं और उसका क्या काम होता है। मैं क्या करूंगा, अपना उसी तरह विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूं। और हाँ, कुछ चीजें हैं कि मैं विजुअल स्टूडियो 2022 यूज कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आपको योर वर्जन ओल्ड वर्जन यूज करें तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको एरर फेस करने को मिल सकता है। तो आप उसको ये रिजोल्व करना सीख लो, या तो ये करो कि आप भी मेरी तरह 2022 डाउनलोड कर लो। वैसे तो मैं नॉर्मली जो होते हैं मैं उनको साथ साथ बताई जाता हूँ एरर्स, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई इस तरह का एरर फेस करने को मिलता है तो आप सिंपली मुझे बता सकते हो कमेंट के अंदर। मैं उसको इंशाल्लाह रिजोल्व कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसका सोल्यूशन वगैरह बता दूंगा, ठीक है। अभी हमने ये वैसे ही अपना प्रोजेक्ट बना लिया। इसका नेम मुझे एडिट करना याद नहीं रहा, खैर छोड़ दो उसको। अभी मैं क्या करता हूँ, इधर मैं अपनी सोर्स फाइल बना लेता हूँ एक, और मेरे पास यहाँ पे आ गया। मैं इधर क्या नाम दे देता हूँ इसको, source.cpp। मैंने अपने पास एक सोर्स फाइल बना लिया और यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना बॉयलर कोड लिख लूंगा, जो मेरा सारा बॉयलर कोड होता है, इंक्लूड वगैरह। तो ये मैंने अपना बॉयलर कोड लिख लिया। अच्छा, आज की वीडियो किस पे है, दिस के ऊपर। दिस कीवर्ड किस तरह यूज करते हैं आप अपनी क्लास के अंदर। अच्छा, ये वीडियो है तो छोटी है लेकिन ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपनी क्लासेस वगैरह बनाएंगे तो आप मोस्टली इस कीवर्ड को जरूर यूज करेंगे। ये काफी यूजफुल चीज है जो कि आपको पता जरूर होनी चाहिए, ठीक है। हमने नेक्स्ट एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ना था, उसके लिए इसका आना जरूरी था, इसलिए मैं इसको पहले शुरू में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे सिंपली एक क्लास बना लेता हूँ। जिस तरह हम बनाते हैं क्लास को, आपको सारा सिंटेक्स वगैरह पता है किस तरह आप बनाते हो क्लास को। स्टूडेंट नेम की मैं एक क्लास बना लेता हूँ, इसी के अंदर मैं पब्लिक ही यूज करता हूँ। अभी हम जब इसकी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, तब जाके मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा, इनकैप्सुलेशन जो हमने पढ़ी थी कि मैं प्राइवेट में सारा कुछ बनाऊंगा। लेकिन अभी जब मुझे समझाना होता है तो फिर मैं एक्सेस इजीली कर सकता हूँ ना पब्लिक को, इसलिए फिर मैं इसी तरह कर रहा हूँ। आप इस तरह कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए कि आप प्राइवेट में ही एट्रीब्यूट्स को बनाओ और फिर गेटर सेटर से ही आप उनको गेट करो और सेट करो। लेकिन जब मैंने आपको सिंपल समझाना होता है तो फिर मैं ईजी वे ही ढूंढता हूँ और पब्लिक के अंदर ही कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, सिर्फ अपना एज एट्रीब्यूट बना लिया। इसी के साथ साथ मैं अपने कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर बनाना मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं होता, लेकिन ये अच्छी तरीका है कि आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के उसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। आपने इस तरह क्या किया, एक अपना क्लास बना लिया और उसके अंदर आपने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर बना के इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया एज को, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट भी साथ लगे हाथों बना लेता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट नाम का S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पे, और अब मैं जो भी करूंगा इसी ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए करूंगा। अच्छा, अभी मैं इसको ना कर देता हूँ, इसको मैं प्राइवेट में ही कर देता हूँ। एज को ना यहाँ से पकड़ के मैं प्राइवेट में ही कर देता हूँ। प्राइवेट में मैंने अपनी एज को कर दिया। इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि अपना मुझे सेटर भी बनाना पड़ेगा, गेटर भी बनाना पड़ेगा। गेटर के लिए मैं कर देता हूँ इंट गेट एज कर देता हूँ और इसको सिंपली बना लेता हूँ जिस तरह बनाते हैं। आपको सारों को पता है कि किस तरह करते हैं, तो बहुत आपके लिए अब बच्चों वाली बात हो गई है, ठीक है। आपने इस तरह कर दिया और इसी के साथ साथ मैं कर लेता हूँ सेट एज वॉइड और सेट एज, और इसको मैं बना लेता हूँ। अब यहाँ पे एक आर्गुमेंट मुझे लेना पड़ेगा, मतलब पैरामीटर आर्गुमेंट। मैंने पिछली वीडियो के अंदर काफ़ी कंफ्यूज कर दिया था आपको लगता है। खैर, एज ए ले लिया मैंने, एज पी ले लेता हूँ। एज पी ले लिया और मैंने अपनी एज को सेट कर दिया यहाँ पे। अच्छा, ये मैंने अब अपना सेटर भी बना लिया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, S1 डॉट सेट एज करके इसको सेट भी कर देता हूँ, ठीक है। सेट एज करके मैंने इसको सेट कर दिया और 3 मैंने एज सेट कर दिया, काका होना मैं इसलिए, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, एज सेट कर दिया मैंने 3। अच्छा, एक चीज़ है अब यहाँ पे देखो, हमने क्या किया कि एच पी को अभी हमने सेम रखा है। अब गौर से सुनो कि दिस की डेफिनेशन क्या है कि दिस आपका तब यूज होता है जब आपने उसी क्लास के अंदर रहते हुए उसी एट्रीब्यूट्स को आपने एक्सेस करना हो। आपको सिर्फ उसको और दूसरे एट्रीब्यूट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए आपका दिस का कीवर्ड यूज होता है। अब ये तो थी थ्योरी, अब मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली तौर पर ये क्या होता है। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे पैरामीटर लिया, आपने इसको, इस एज को और इस एज को जो आप पैरामीटर ले रहे हो यहाँ पे, उसको किससे डिफरेंशिएट किया अभी इस वक्त, आपने इसका नेम चेंज कर दिया, एज पी कर दिया और इसको क्या कर दिया, एज। अगर तो मैं इसका पैरामीटर सेम ले लेता, फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता यहाँ पे एज और इसको मैं ऐसे कर देता एज। अब बहुत से कंपाइलर हैं कि वो इसके अंदर आपको एरर नहीं देते, कि मतलब उसने आपको कुछ नहीं बताया, उसने खुद ही ऑटोमेटिकली जज कर लिया कि ये वाला एज जो है ये मेरी क्लास का एज है जो मेरा एट्रीब्यूट है, और ये वाला एज जो है ये मेरा
मेरा पैरामीटर का एज है। लेकिन बहुत से कंपाइलर्स में ये आपको एरर मिलता है यहाँ पे, क्योंकि वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता कि यार ये वाला एज कौन सा और ये, क्योंकि आपने नेम ही बिल्कुल सिमिलर कर दिए। तो इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, दिस का। कैसे यूज कर सकता हूँ, अब एक चीज मैंने आपको पहले बता दिया कि दिस आपका एक पॉइंटर है, एक आप पॉइंटर उसको इस तरह ही कह लो कि वो आपका पॉइंट करता है सिर्फ आपके उन एट्रीब्यूट्स को जिस क्लास के अंदर आप उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, आप उन एट्रीब्यूट्स को पॉइंट कर सकते हो, आप उन फंक्शंस को पॉइंट कर सकते हो, मेथड्स मतलब जो आपकी क्लास के अंदर मेथड्स हैं, फंक्शंस, आप उनको पॉइंट कर सकते हो, और किसी भी आपकी क्लास के किसी भी चीज को आप उसके पॉइंट कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इसको सिंपली इस तरह लिख देता हूँ ना, अब एज से पहले मैंने लिख तो दिया एज, उसने खुद ही आइडेंटिफाई कर दिया कि ये मेरा एट्रीब्यूट वाला एज है, लेकिन अगर मैं इस तरह कर देता हूँ दिस, और इसके आगे मैं ये सेंटेक्स है इसका सिर्फ, ठीक है, एरो लगा रहा हूँ मैं अभी, तो इसका ये सेंटेक्स है कि उसने एरो लगा के बता दिया कि अब ये वाली जो एज है ना, वो ये वाली एज है जो आपका एट्रीब्यूट है। अब तो आपको एरर किसी सूरत में भी देखने को नहीं मिल सकता, किसी भी कंपाइलर पे चले जो आपको ये एरर देखने को नहीं मिलेगा कि वो इन दोनों में डिफरेंशिएट ना कर सके। अब आपने देखा इसका कलर भी चेंज हो गया, इसका क्या व्हाइट और इसका क्या ग्रे। ये वाला व्हाइट कहाँ से आ रहा है, ये देखो ये वाला एट्रीब्यूट। अब उसने इजीली डिफरेंशिएट कर लिया कि ये वाला एज जो आप लिख रहे हो, एज इज इक्वल टू एज, जिसके बराबर कर रहे हो, तो ये वाला एज कौन सा एट्रीब्यूट वाला जो मेरी अपनी क्लास का एट्रीब्यूट है। अब आपने जिसके अंदर यूज किया ना, सिर्फ उसी को पॉइंट कर रहा है इस वक्त। तो अब आपने इजीली डिफरेंशिएट कर दिया कि आप इस एज को सेट कर रहे हो। अब मैं क्या करता हूँ, तो नीचे जाता हूँ, तो मैं कर लेता हूँ सिंपली इसको सी आउट भी करवा लेता हूँ इस एज को, और इसके आगे मैं क्या कर लेता हूँ, s1 डॉट गेट एज करना पड़ेगा ना, मैंने प्राइवेट कर दिया था इसको, तो मैं गेट एज करके इसको सिंपली प्रिंट आउट करवा सकता हूँ, एंडल कर देता हूँ। अब मैं इसको प्रिंट आउट करवाता हूँ, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास 3 आ जाएगा सिंपली। तो ये मेरा बिल्कुल सही रन कर रहा है अगर मैंने दिस को ऐड कर दिया। अगर मैं दिस को ऐड नहीं करता तो क्या मुझे एरर देखने को मिलता है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, यहाँ से मैंने दिस को रिमूव कर दिया, अब मैं इसको रन करूंगा तो देखो मुझे एरर तो देखने को नहीं मिला, लेकिन मेरी एज के आगे या 0, जबकि मैंने यहाँ पे एज को सेट किया है, मैंने यहाँ पे कर दिया s1 डॉट सेट एज 3, तो वो क्या कर रहा है, 3 को ही पकड़ के 3 में सेट करी जा रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस जब आप दूसरे कंपाइलर्स में करोगे ये रन कर भी सकता है, ये इस तरह का कोई इशू नहीं है, आपको ये रन करके दे भी सकता है। लेकिन इस चीज से बचने के लिए आप, अगर आपके पास दिस कीवर्ड है तो यार आप उसका यूज कर लो ना, आप क्यों रिस्क ले रहे हो। ठीक है, जब आप इस तरह कर सकते हो कि आप यहाँ पे लिख दो दिस, उसके आगे आपने इस तरह कर दिया, तो अब आपने डिफरेंशिएट कर दिया ना कि ये वाला जो आप यूज कर रहे हो, अब ये वाला आपका अपना एट्रीब्यूट का है और ये वाला कौन सा है जो आप पैरामीटर में ले रहे हो, जिसके साथ आपने दिस नहीं लगाया, तो अब आपने इजीली डिफरेंशिएट कर दिया, तो आपका तो सेट हो जाएगा, मतलब आपने रिस्क नहीं लिया। अच्छा, ये तो चीज़ हो गई, ठीक है, ये तो आपने सिंपली देख लिया कि ये वाला दिस किस लिए यूज हो रहा है, कि आपके अपने क्लास के एट्रीब्यूट्स को पॉइंट करने के लिए। अब देखो, अब आपको ये सिमिलर नहीं लग रहा। देखो, अब अगर आप इस तरह करते हो, नीचे जाके मैंने s1 ऑब्जेक्ट बनाया फॉर एग्जांपल, तो ये सिंपली ऐसे नहीं है। अगर मैं करता हूँ s1 डॉट एज, तो आपको लग नहीं रहा कि ये दोनों सेम है, बस क्लास के अंदर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, दिस, और इसके आगे ऐसे करके एज कर रहा हूँ। मतलब आपने ऑब्जेक्ट जो बनाना नहीं है, बनाने से पहले अगर आपने अपने क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो आप इस तरह कर रहे हो कि दिस लगा के आगे एज को आप लिख रहे हो। तो देखो, अब आपने किसको यहाँ पे जो s1 यूज किया है, नीचे जाके s1 डॉट एज या सेट गेट एज जो भी कर रहे हो, तो ऊपर आप उसको किस तरह कर सकते हो, दिस के साथ। तो आपका क्या हुआ, ये दिस आपका एक ऑब्जेक्ट नहीं बन गया, मतलब आप इसको एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट कर नहीं रहे, तो आप इसको एज एन ऑब्जेक्ट ही ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, अब आप इसको एक और तरीके से यूज कर सकते हो। वो किस तरह कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, रिटर्न टाइप उसकी मैं क्या रख देता हूँ, स्टूडेंट। मतलब मेरी जो क्लास है मैंने उसी की रिटर्न टाइप रख दी है। अब देखो, ये जो s1 मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप क्या होती है आपको पता है, वो आपकी क्लास का नेम ही होता है जो आपने क्लास बनाई होती है। तो ये मैंने उसकी डाटा टाइप लिख दी है, मेरे फंक्शन की डाटा टाइप लिखी है। ठीक है, यहाँ पे वॉइड है, तो यहाँ पे इंट है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्टूडेंट, मतलब जो मेरी क्लास है उसी की मैंने रिटर्न टाइप बना दी है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट लिखा और मैं अपने फंक्शन का नाम लिखता हूँ कि गेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने अपने से नाम लिखा है ये गेट ऑब्जेक्ट करके, अब मैं इसके अंदर रिटर्न कर देता हूँ दिस। ठीक है, अगर मैंने इस तरह लिख दिया तो इसका मतलब सिंपल यही है कि आपने एक पूरा ऑब्जेक्ट उठा के, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इस फंक्शन को यूज करोगे ना, वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट उठा के वो इसमें रिटर्न कर देगा। अब ये चीज आपको समझने में, अगर आप इसको इस तरह कर दोगे तो आप कहोगे यार अगर ये ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको कहा था ना यहाँ पे कि आप दिस को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करो, तो जब आप इधर ऑब्जेक्ट रिटर्न करो तो आप इसके साथ इसको इस तरह क्यों नहीं लिख सकते। तो यार नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पे इसका रेफरेंस पास करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे जब भी ऐसे लिखना है तो आपने इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते ना, आप इसको इस तरह कर दो, दिस एज या दिस डॉट एज नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे कॉल करने का दिस के साथ ये होता है सेंटेक्स कि आपने इस तरह एरो लगाना होता है। आपने ये माइनस का साइन लगाया, उसके आगे आपने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। तो ये आपका यहाँ पे जो सेंटेक्स है, इसी तरह आपका सेंटेक्स यहाँ पे ये है कि जब आपने एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना है किसी भी फंक्शन के अंदर, तो आप इस दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हो। अब इसका क्या मतलब हो गया, अब इसका मतलब समझने के लिए मैं आपको सिंपली ऐसे समझाऊंगा कि देखो आपने क्या किया, s1 डॉट सेट एज,
इसके अंदर आपने क्या रिटर्न करवाया था, देखो सेट एज के अंदर आपने रिटर्न करवाया था अपना इंटीजर। तो ये वाले फंक्शन के अंदर मैं क्या रिटर्न करवा रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट। आपने दिस को किस तरह ट्रीट करना है, एक ऑब्जेक्ट की तरह। और ये ऑब्जेक्ट किस डाटा टाइप का है, स्टूडेंट डाटा टाइप, जो आपने यहाँ पे क्लास बनाई हुई है। अब मैं नीचे जाता हूँ, अगर मैं इसको कॉल करता हूँ ना, यहाँ पे देखो अगर मैं इसको कॉल करता हूँ s1.getObject। अब मैंने जैसे ही किया गेट ऑब्जेक्ट, सॉरी करना था, गेट ऑब्जेक्ट किया मैंने यहाँ पे, और जैसे ही मैंने इसको कॉल किया ना, इसने मुझे क्या रिटर्न किया, इसने मुझे रिटर्न किया दिस, मतलब वही ऑब्जेक्ट s1 ही दोबारा रिटर्न कर दिया उसने मुझे, ठीक है। यहाँ पे s1 ही मुझे रिटर्न हो गया क्योंकि मैंने s1 के ऊपर ही अप्लाई किया। अब देखो अगर यहाँ पे मुझे वो s1 ही रिटर्न कर रहा है तो ये सारा क्या बन गया, s1। मतलब कि देखो अगर मैंने रिटर्न करवा के उसको s1 ही बना दिया, तो अब मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ, डॉट इसके आगे दोबारा से गेट एज लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास सिंपली वही काम नहीं हो गया। अब देखो आपने जब s1.getObject किया तो ये सारा आपका क्या बन गया, s1। इसी तरह सेम यही चीज़ है, जैसे ही आपने किया s1.getObject, यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पे आपका s1, तो जैसे ही आपने इसको इस तरह किया s1, तो आपका क्या हो गया s1.getAge। अब ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने इस फंक्शन के थ्रू क्या कर दिया कि उसी ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये फंक्शन कॉल हो रहा है, आपने सिंपली उसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के आपने उसको रिटर्न करवा दिया। यूज तो इसका अभी फिलहाल कोई नहीं हो रहा कि आप इस तरह, ये तो बेवकूफ़ी है कि आप गेट ऑब्जेक्ट करके फिर सेट एज कर रहे हो, गेट एज कर रहे हो। आप सिंपली इसको इस तरह भी तो कर सकते थे कि आपने यहाँ से इसको रिमूव करके क्या कर दिया s1.getAge। लेकिन ये जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे ना, तब आपको समझ आएगी कि हमें रिटर्न कब करवाना होता है ऑब्जेक्ट को। अच्छा, इसको ना हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले मैं चाह रहा था कि यार ऐसे ही आपको सिर्फ ना समझा दूं थोड़ा बेसिक सा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको थोड़ा सा डिटेल कर लेंगे, लेकिन चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तो चलो आपको समझ तो अच्छे से आ जाएगा। अब एग्जांपल के थ्रू समझाने के लिए मैं क्या करूंगा कि इस पूरी क्लास को मैंने कर दिया क्लियर, और यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट को सिर्फ रहने दिया, बाकी सारा भी क्लियर कर दिया, ठीक है। यहाँ मैं क्या करूंगा कि पब्लिक के अंदर अब मैं प्राइवेट का वेरिएबल नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि मैंने सिर्फ आपको समझाना है, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, इंट नंबर रख लेता हूँ एक, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर मैं अपने इस नंबर को सेट करवा दूंगा किसी भी वैल्यू के अंदर। 10 करवा दिया अभी के लिए ना, मैंने इसको 10 रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं अपने दो फंक्शंस बनाऊंगा ऐसे, जो कि क्या रिटर्न कर रहे होंगे, दिस क्या है कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे होंगे। उसके लिए क्या करता हूँ मैं, उसकी रिटर्न टाइप क्या होती है, जो आपकी क्लास का नाम होता है वही उसकी रिटर्न टाइप होती है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट किससे बिलोंग कर रहा है, उसी क्लास से, ठीक है। आपने लिख दिया स्टूडेंट, उसी के साथ मैं फंक्शन का नाम रख देता हूँ सब्ट्रैक्शन, मतलब सब्ट्रैक्शन करनी है तो मैं इसका नाम रख देता हूँ सब। अब आपको पता है सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बनाने के लिए आप क्या करते हो कि आपको एक पैरामीटर भी चाहिए होता है, एक या दो जो भी है। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ कि एक पैरामीटर ले लेता हूँ, किस नाम से, कि नंबर के नाम से। सेम मैंने वही पैरामीटर ले लिया जो मेरे एट्रीब्यूट का है। अब मैं करना ये चाह रहा हूँ कि जब भी वो रन करे ना, तो वो ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू वो रन हो रहा हो ना, उसका नंबर जो उसमें से ये वाला नंबर माइनस हो जाए। फिर से दोबारा सुने, मैं करना ये चाह रहा हूँ कि जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये वाला फंक्शन कॉल हो, उसका जो एट्रीब्यूट नंबर है ना, उसके अंदर से ये वाला नंबर जो मैं पैरामीटर पास करूँ वो वाला माइनस हो जाए। उसको करने के लिए क्या करूँगा, एट्रीब्यूट वाले नंबर को एक्सेस करने के लिए मैंने क्या कर लिया, दिस लगा लिया, दिस नंबर, और उसके साथ मैंने क्या कर दिया, इज इक्वल टू नंबर। इसको माइनस करने के लिए मैं क्या करूंगा, दिस नंबर दोबारा से एक्सेस किया, और उसके साथ ही मैंने कर दिया माइनस नंबर। अब देखो जब मैं दिस और इसके आगे ये वाला साइन लगाता हूं, तो साथ ही मुझे उसको बताने लग जाता है वो कि मेरे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। उसने मुझे बता दिया नंबर है, सब्ट्रैक्शन, ये मेरे पास जो फंक्शन है वो सारा कुछ बताने लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दिस आपके इस क्लास के अंदर जो है सबको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि जो भी ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है उसकी वैल्यू को मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब अच्छा, मैं ये वैल्यू को पूरा मॉडिफाई नहीं करूंगा क्योंकि वो बाद में मुझे इसकी वैल्यू भी सेम चाहिए, जो इसके ओरिजिनल वैल्यू मुझे वो सेम चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और न्यू ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। जैसे आप एक पॉइंटर अरे वगैरह बनाते हैं तो उसको मॉडिफाई करने के लिए क्या करते हो कि एक टेम्परेरी तौर पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हो। उसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक टेम्परेरी तौर पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसका नाम भी मैं यही रख देता हूँ, टेम्प इज इक्वल टू। अब मैंने इसके अंदर क्या किया कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मैंने डाल दिया। अब मैंने यहाँ से रिटर्न भी कर रहा था, वही सेम काम कर रहा था। यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट न्यू बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं अपना वही ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ जिससे मैं कॉल कर रहा हूँ उसको, ठीक है। अगर ये बातें थोड़ी सी भी आपको कंफ्यूजिंग लग रही है तो आपने टेंशन नहीं लेनी यार, इसको हमने आगे यूज करते रहना, तो आपकी ये क्लियर होता जाएगा। लेकिन अभी के लिए देखो, अब मैंने क्या किया कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मैंने किसमें डाल दिया, इस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के अंदर। अब इसके अंदर कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, जो इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज होंगी, ठीक है। अब मैंने जो यहाँ पे मॉडिफाई करना है ना, मैंने इस वाले ऑब्जेक्ट को नहीं करना, मैंने अपना जो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया ना उसको मॉडिफाई करना है। मैंने क्या कर दिया, टेम्प, और यहाँ पे टेम्प के साथ तो ये वाला साइन नहीं ना लगता, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ आप उसके एट्रीब्यूट को कॉल करने के लिए डॉट लगाते हो, तो मैंने इसको क्या कर दिया, डॉट टेम्प के साथ भी डॉट कर दिया, और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, टेम्प डॉट नंबर, ठीक है। तो ये आपका सेम काम वही कर रहा है कि आपने क्या किया, दिस पकड़ के आपने क्या कर दिया, दिस के साथ आपने ये वाला नंबर उसका चेंज कर दिया। लेकिन इससे फ़र्क ये पड़ रहा है कि जो भी आप जिससे भी इसको कॉल कर रहे हो ना, उसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं चेंज होगी। ये एक रिटर्न जो करेगा ना अपना रिटर्न, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिटर्न मैं टेम्प को कर रहा हूँ, और टेम्प आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब ये हो रहा है कि यहाँ पे जब मैं इसको टेम्प को रिटर्न कर रहा हूँ ना, तो उस रिटर्न किए हुए ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ ये चेंज हो रही हैं, जो आपने जिस
ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल किया उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ये चीज़ समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पहले मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ ना। सबसे पहले तो मैं इसी तरह का, जैसे मैंने सब्ट्रैक्शन का बनाया, मैंने उसी के लिए क्या बना लिया, एडिशन के लिए भी। एडिशन के लिए मैंने बना लिया, नंबर डाला, और इसी तरह मैंने क्या किया, टेम्प के साथ टेम्प डॉट नंबर, और उसको मॉडिफाई कर दिया। मैंने दिस को अभी भी मॉडिफाई नहीं किया, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक अपना न्यू ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे मैंने किस नाम से, इधर भी मैं इसको टेम्प ही नाम दे देता हूँ। टेम्प इज इक्वल टू, अब मैंने क्या किया, s1 डॉट, s1 की वैल्यू क्या थी इस वक्त जब इसका ये कंस्ट्रक्टर रन किया था, s1 की वैल्यू क्या थी 10। और इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके करता हूँ s1 डॉट, इसी के साथ मैं कर देता हूँ ऐड। अब हमने ऐड में क्या किया था, देखो अब ऐड के अंदर मैं क्या कर रहा था कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो कॉल कर रहा था ना उसको, उसका सारा का सारा ऑब्जेक्ट मैं टेम्परेरी के अंदर डलवा रहा था। मतलब जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनवाया था वो सारा का सारा मैंने उसके अंदर डलवा लिया। अब S1 का क्या था, ऑलरेडी नंबर उसका क्या था 10। मैंने क्या किया, जब जैसे ही ऐड किया उसके अंदर मैं पहले तो कोई नंबर रख देता हूँ ना, 5 रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने 5 रखा, तो उसने क्या किया कि यहाँ पे 5 आया और उसने सारा ऑब्जेक्ट वहाँ पे डाला, तो ये इसका टेम्परेरी के नंबर के अंदर क्या आ गया, 10 आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने इसके अंदर यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो मैंने पास किया था उसकी सारी वैल्यूज इसके अंदर डलवा ली है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ कि उसी टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के नंबर से मैं इस नंबर को माइनस कर रहा हूँ। मतलब 10 इज इक्वल टू 10 माइनस 5, ये तो आपको पता है, ठीक है। 10 माइनस 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस नहीं सॉरी प्लस है, तो प्लस में क्या कर देगा, यहाँ पे मैंने गलती से माइनस लिख दिया। 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और अब इसने इसको रिटर्न कर देना, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी ना टेम्परेरी की, जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है इसके अंदर, तो वो सारा ऑब्जेक्ट किसके अंदर जा रहा है, इस टेम्परेरी के अंदर। अब मैं इस टेम्परेरी के अगर आपको नंबर प्रिंट करवा के दिखाऊँ तो वो क्या होगा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वैसे टेम्परेरी टेम्प नंबर, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ टेम्प नंबर, और इसके साथ ही मैं इसको प्रिंट आउट करवा लेता हूँ टेम्प डॉट नंबर, एंडल भी करवा लेता हूँ, लाइन भी प्रिंट करवा लेता हूँ। तो अगर अब मैं इसको ऐसे प्रिंट करवाता हूँ ना, तो इसके अंदर क्या आना चाहिए कि जो मेरा S1 का जो जा रहा था मेरे पास नंबर, वो क्या था 10, और 10 प्लस 5 होकर आना चाहिए मेरे पास क्या, 15। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, सिंपली वही आ गया 15। ये कैसे हुआ कि इसने मेरा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, जो कि मैंने पकड़ के एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के अंदर ही डाल दिया, ठीक है। ये चीज़ मैंने की है। अब यहाँ पे अगर मैं इस तरह इसको कर देता हूँ ना, लेयर भी पूरी बना देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करके, अब 15 के अंदर से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो 15 माइनस 3 क्या होता है, 12 होता है। तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 12 आ गया। ये किस तरह हुआ कि देखो एक दफ़ा फिर देखो कि जब आपने किया S1 डॉट ऐड, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब उसने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया था, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट रिटर्न किया था। और वो ऑब्जेक्ट क्या था कि जो वैल्यू यहाँ से जा रही थी उस ऑब्जेक्ट की जिससे आपने कॉल किया था, उसकी वैल्यू क्या थी 10, S1 की वैल्यू क्या थी 10, उसने क्या कर दिया 10 प्लस 5, तो उसने क्या कर दिया उसको 15। अब जो रिटर्न कर रहा है ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू क्या है, नंबर की 15 बन चुकी है, ठीक है। अब आपने इस ऑब्जेक्ट की, ये वाला जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न किया, उसके थ्रू आपने इस सब्ट्रैक्शन के फंक्शन को कॉल किया। तो जब आपने इसको कॉल किया तो इसके साथ आपने 3 दिया है, तो अब ये वाला रन करेगा, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, अब ये जो दिस है ना, ये वाला दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले टेम्प को, जो यहाँ पे आपने कॉल करके इसको बना दिया हुआ था, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या थी 15। जब इसने यहाँ पे 15 आया यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया, टेम्प डॉट नम की 15 माइनस 3 12, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करवाता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, 12 आ गया। मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ पे, तो आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई है। अब ये चीज़ जो मैंने की थी यहाँ पे कि एक अलहदा से मैंने टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना के फिर उसके अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट डाला था, तो इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, सी आउट करता हूँ, जो मैंने अपना सबसे पहले अपना वो बनाया था ना S1 ऑब्जेक्ट की, मैं वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ S1 नंबर, ठीक है। उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करवा के आपको दिखाता हूँ सिंपली। वो कैसे, S1 डॉट नंबर कर देता हूँ यहाँ पे मैं, और एंडल भी लगा देता हूँ। अब अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ ना, तो आप देखना वो मैंने इसलिए किया था कि इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज ना आए। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 10 थी ना, तो इसकी वैल्यू 10 ही रहनी चाहिए। तो ये देखो S1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 10 ही है, और इसी तरह टेम्परेरी की वैल्यू मैंने 12 बना दी हुई है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट जिस वजह से मैंने यहाँ पे टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया था। अगर मैं इस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को नहीं बनाता, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, दिस डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ, दिस को यहाँ पे यूज करता हूँ, और इसको भी यहाँ पे टेम्परेरी की जगह मैं क्या कर देता हूँ, दिस को यूज करता हूँ, दिस, और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, दिस को ही रिटर्न कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट भेजा ना, अब ये ऑब्जेक्ट आपका कौन सा जा रहा है, S1 वाला ऑब्जेक्ट जाएगा ना यहाँ पे ऐड जब करोगे। अभी मैं सब्ट्रैक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ। जब आप S1 डॉट ऐड कर रहे हो तो उसने वही वाला जो S1 का ऑब्जेक्ट पकड़ के उसको मॉडिफाई कर दिया, मतलब आपने उसी की वैल्यूज को मॉडिफाई करवा दी। तो अब आप यहाँ पे देखोगे इसकी वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। तो ये देखो आपका क्या हो गया कि S1 की वैल्यू भी चेंज हो गया, टेम्परेरी की वैल्यू भी चेंज हो गई। तो सिर्फ इसके लिए मैंने क्या किया था कि एक टेम्परेरी वेरिएबल कह लो या ऑब्जेक्ट कह लो, आपने यहाँ पे किस चीज़ का बना लिया था, अपनी उस क्लास का, ठीक है। वो कौन सा था, यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ था टेम्परेरी टेम्प
टेम्प इज इक्वल टू, अब उसकी वैल्यूज मैंने एक किस्म की यहाँ पे कॉपी की है और फिर उसको मॉडिफाई करके यहाँ से रिटर्न किया। तो ये था आपका दिस कीवर्ड, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि एक तो अपनी क्लास के अंदर किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हो डिफरेंशिएट करने के लिए, दूसरा ये कि आप एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रखवा सकते हो या फिर रिटर्न करवा सकते हो, किसी भी तरह इसको इस तरह ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रीट कर सकते हो। तो ये था आपका दिस कीवर्ड, इस तरह आप दिस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने क्या करना है कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपनी कस्टम क्लास इंटीजर की तरह की बना के दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल जब आप इस तरह लिखते हो ना इंट a इज इक्वल टू 12, तो ये इंट क्या है, आपकी एक क्लास है, a क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट है इस क्लास का। आप इसके साथ बहुत से और ऑपरेशंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इस तरह कर सकते हो, इसी के साथ साथ आप कर सकते हो a++ इस तरह कर सकते हो। तो ये सारा कुछ हम अपनी कस्टम क्लास बना के उसके साथ ये सारा कुछ करेंगे, ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, इसको ओवरलोड करेंगे, ये सारी चीजें हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। एक और चीज के जैसे आज मैंने आपको यूज करवाया यहाँ पे ये कि जैसे आप इक्वल डायरेक्टली यूज कर रहे हो और आपको कोई एरर नहीं आ रहा, तो कुछ कंपाइलर्स के अंदर ये होता है कि आप डायरेक्टली ये यूज करने पे आपको एरर मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम ऑपरेटर ओवरलोड पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको वो एरर भी रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इसका भी यूज किया था कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर, उसमें भी बहुत से लोगों को एरर देखने मिला था, क्योंकि जो ओल्ड कंपाइलर्स हैं वो आपको कस्टम यहाँ से प्रोवाइड नहीं करते ऑपरेटर ओवरलोड, तो हमें वो खुद से करना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने सारा यही सब कुछ देखना है कि आप किस तरह एक ऑपरेटर का यूज कर सकते हो किसी भी क्लास के साथ। फॉर एग्जाम्पल जब मैं यहाँ पे करता हूँ इंट c इज इक्वल टू a+b, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, इक्वल का भी यूज हो रहा है, इसी के साथ साथ प्लस का भी हो रहा है। तो ये सारा कुछ हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने आगे दोस्तों के साथ शेयर करें, काफी मेहनत लगती है इस वीडियो के ऊपर। और अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इसको रिस्पॉन्स भी करूंगा, अगली वीडियो के अंदर हम उसको कवर भी करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।